संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। नमस्कार, मैं टीना चौहान, वॉइस ऑफ मानवता की इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जुड़े मेहमानों मिलिंद वानखेड़े जी, साथ ही एक और वानखेड़े जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मानिक जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और साथ में इस सीरीज से जुड़ने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे इस प्रोग्राम को हम सीरीज चला रहे हैं, क्या भारत का संविधान जिंदा है? तो इस जिंदी सीरीज के साथ कुछ जिंदे लोग हमारे साथ निरंतर जुड़ते रहते हैं। तो उन्हीं बिंदुओं को हम आगे बढ़ाते-बढ़ाते समाज में एक नव चेतना को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको स्पॉन्सर किया है रवि माहे अम्बेडकर जी और दिलबाग सिंह जी ने। उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का भी बहुत धन्यवाद। अब हम अपनी इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए अब अगले पड़ाव पर आएंगे। और सर, सबसे पहले हम अपनी एपिसोड की अब शुरुआत करते हैं, समय जाया ना करते हुए। तो हम देखते हैं कि हम जब आर्टिकल 15 की बात करते हैं, उसमें 5 आधार दिए गए हैं और कहा गया है कि इनके आधार पर राज्य और नागरिक किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो मिलिंद जी, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि कौन से वो 5 आधार हैं जिनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जी सर। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल 15 है उसमें जन्म, लिंग, जो हमारा जो कलर है ना, इस और इसके साथ और भी चीजें दी है, तो उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब आपका जगह है, मतलब आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। आपका रंग गोरा है, काला है, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। महिला है, पुरुष है, इससे कोई ये नहीं होता। ये सभी चीजें को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं करेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष, संविधान के समक्ष, विधि के समक्ष सबको समानता माना गया है। ये चीजें हैं। तो इसी पर एक बात आती है कि स्पेसिफिकली संविधान में मेंशन किया गया है, जैसे जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 आधार दिए गए जन्म हैं। स्थान तो इनके बराबर। आधार पर भेदभाव तो नहीं होगा, लेकिन सवाल सर ये आता है कि क्यों सिर्फ 5 आधारों को और इन्हीं आधारों को क्यों चुना गया? आपको क्या लगता है कि यही आधार है जिनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, आधार और भी बहुत सारे हैं, ये मुख्य होते हैं, उसके भी सब क्लॉजेस हो सकते हैं। लेकिन संविधान बनाते समय जो परिस्थितियां निर्माण थी या पूर्व से चले आ रही हजारों साल की जो प्रॉब्लम है, हजारों साल से प्रॉब्लम क्या है भारत देश में? जाति प्रथा है, वर्ण व्यवस्था है ना? आदिवासी का सेग्रीगेशन है, महिलाओं की दास्ता है ना? रंग भेद, कलर भेद जिसको बोलते हैं, वहाँ पे गोरे काले का भेद। हमारे यहाँ वो कास्ट को लेकर चीजें होती है, धर्मों को लेकर जो सारी चीजें भेदभाव होता है, और सारी जो बातें देख रहे हैं ना आप, मुस्लिमों के साथ हो, क्रिश्चियनों के साथ हो, अन्य धर्मों के साथ हो, तो वो सारी को लेकर ही जो समस्या पैदा की है, इसलिए उसको वो बैकग्राउंड, इसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के तहत वो सारी चीजें आई। मैंने उसकी पृष्ठभूमि है, इतिहास में घटनाक्रम ऐसे घटे हैं, इसलिए उसको बनाया गया है। अगर आप बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, फॉर एग्जाम्पल के लिए महिलाओं को तो पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया था। आप जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले को ज्योतिराव फुले ने पढ़ाया, तब तक कोई भी महिला इवन पढ़ी लिखी नहीं थी। उनको केवल उपभोग की वस्तु समझा जाता था। तो ये जो राइट्स मिले हैं, तो वो उसकी वजह से, और आज महिलाएं, आज देखो उसको, वो राइट्स की वजह से सारी तरक्की कर रही है, समानता के अवसर। जिन जिन क्षेत्रों में अब से संविधान लागू हुआ, और अभी फर्स्ट जनरेशन, 2 3 4 जनरेशन में आप देखते हैं, ऐसे कोई फील्ड में जो महिलाएं काम नहीं करती थी, विदेशों में तो करते थे, लेकिन भारत में आज वो भी आने लग गए। पहनावा को लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन होता था, घूंघट प्रथा होती थी, आज उसको लेकर आगे बढ़ रही है। ये इसलिए उनको वो अवसर, अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो वो अपनी योग्यता का निखारण कैसे कर पाए? इस संदर्भ में हमको उस बात को समझना पड़ेगा, अवसर की समानता। जी। अब मानिक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैडम।
जी सर, आप अपना कैमरा ऑन रखिए ताकि हम आपके विचार भी ले सकें। तो जैसे हम आर्टिकल जी 15 की बात कर रहे थे, उसमें हमने 5 आधार देखे, जिनके आधार पर हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी भी नागरिक के साथ। तो सर क्या ऐसा नहीं किया जा सकता था? क्या आपको नहीं लगता है कि जो 5 आधार दिए गए हैं, इनके स्थान पर ये भी कहा जा सकता है कि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? क्योंकि इससे क्या होता है कि जो ये आधार है स्पेसिफिक, उनके अलावा जितने भी आधार हो सकते थे भेदभाव के, उन सबको इससे समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे 5 आधार जोड़ देना वो ज़्यादा सही है या फिर सभी प्रकार के भेदभावों को मिटा देना वो सही रहेगा? जी मैडम, मैं अपनी बात रखने के पहले सबको जय संविधान। जी। भाई जो बाबा साहब और उनकी जो कमेटी थी संविधान सभा में, तो उस समय तो महिलाओं का जो विशेष अधिकार है वो अनुच्छेद 15 में दिया है कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होगा। इवन इक्वालिटी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, तो दोनों में कोई भी फर्क नहीं समझा जाएगा, क्योंकि महिलाओं के लिए विशेष अधिकार है, तो महिलाओं को विशेष अधिकार है। और 26 जनवरी 1950 के पहले महिलाओं को ये सारा अधिकार नहीं था, क्योंकि जो धर्मांध है, जो धर्म के ग्रंथ है, तो महिलाओं के लिए तो काफी वो एक निम्न श्रेणी में रखा गया था। एक नीच भावना के आधार पर रखा गया था कि महिला सिर्फ जो चूल्हा बच्चे है यही संभाल पाएगी, अन्यथा इसको दूसरा अधिकार नहीं है। लेकिन संविधान के माध्यम से जो अधिकार महिलाओं को दिया गया है, ये बहुत बढ़िया अधिकार है, और इसमें बहुत सारे बिंदु भी लिखे हैं जो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। और महिलाओं को तो बाबा साहब ने, मैं समझता हूँ कि पुरुषों से ज्यादा अधिकार दिए हैं, क्योंकि महिलाओं का जो और भी अधिकार है, जो पुरुषों को बराबर समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये भी एक महिलाओं के लिए अनुच्छेद जो 39 के अंतर्गत आता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है। और महिलाओं के लिए विशेष अधिकार भी दिए है, चाहे वो प्रसव की स्थिति में उनको जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण अधिकार महिलाओं के लिए है। और मैं समझता हूँ कि महिलाओं के लिए तो एक विशेष अधिकार जो दिया है, तो ये विशेष अधिकार जो है वो 51 खंड रहा, क्योंकि महिलाओं का कोई व्यक्ति लिंग के आधार पर अगर भेदभाव करता है, तो जो सुरक्षा कानून है देश के अंदर, जो विधि का जो सुरक्षा कानून होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत इन लोगों को जेल भी जाने का कोई एक प्रावधान भारत के संविधान में दिया है। तो महिलाओं के लिए जो भारत के संविधान में जो अधिकार दिए है, बड़े महत्वपूर्ण अधिकार है। और मैं समझता हूँ ये अधिकार महिलाओं के लिए काफी एक वरदान साबित होते हैं। जी मैडम। आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये था कि क्या आपको ये लगता है कि जो 5 आधार दिए गए हैं, उन आधारों के अलावा भी कुछ आधार हो सकते हैं जिनके आधार पर भेदभाव हो सकता है, तो उनको भी एड्रेस करना चाहिए था, तो उस अनुच्छेद के अंतर्गत वो शामिल नहीं हो पाए हैं, तो इस आधार पे मतलब क्योंकि जो बातें लिखी गई होती है संविधान में, उन उनको ही हम पढ़ते हैं, उनको ही मानते हैं। तो अगर कोई दूसरा आधार उसमें इंक्लूड नहीं है, तो उसके आधार पर अगर भेदभाव किया जाएगा तो वो संवैधानिक रूप से गलत नहीं होगा। तो अगर हमें हर प्रकार के भेदभाव को मिटाना है, तो हमें एक वाइड थिंकिंग के साथ आर्टिकल में मेंशन करना चाहिए था। तो इस पर आपके विचार लेने थे। जी सर, अब इस पर आपके संक्षिप्त विचार चाहेंगे। माणिक जी, आप जी मैडम, जो देश के अंदर जो संविधान लिखा गया, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो अधिकाल था, इसमें जब विश्व के जो ज्ञानी महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनसे ज्ञानी तो हम लोग भी नहीं हो सकते और लोग भी नहीं थे, तो इनने जो अधिकार लिखे हैं, जो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो 5 बिंदु दिए हैं, तो इनने सोच समझ के ही ये अधिकार का एक चिन्हांकन किया होगा, ऐसा मुझे लगता है मैडम। जी। जी सर।
ठीक है सर, आपके विचार लिए। अब मिलिंद जी, आपके इस पर क्या विचार है? और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि नहीं नहीं, आप अपना आपका जो आपके हिसाब से एक्स्ट्रा आधार किसको आप मानते हैं? देखो, धर्म उसमें है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्मस्थान है, और इसके अंतर्गत क्या है वो, इसके अलावा भी इसमें उस समय की जो स्थिति थी ना, दुकानें, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, है ना, मनोरंजन के स्थान है, यातायात है ना, और कुछ क्या बोलते हैं, निरुयोग है या कमजोर बातें हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें आई है। इसका मतलब ये पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था, इसका मतलब है कि इस तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन पहले से चला आ रहा था, इसलिए बातें आई। अब आपका जो सवाल है कि इसके अलावा और कौन से आधार हो सकते हैं, तो आप बताइए ना कौन से आधार है? ये तो मुझे लगता है कि सारे कवर हो गए, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महिला है, जाति, इसमें तो एक बड़ा वाइड सब्जेक्ट है ना। अगर एक स्त्री को मान लिया तो स्त्री के बहुत सारे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, पति से लेकर, जन्म से लेकर, एवं माँ बाप भी, जो भ्रूण हत्या वाली जो बातें आती है, गर्भ में ही बच्ची वो पाप होना मानते हैं, उसको जन्म आने से पहले उसको, जो आजकल जो कानून निकला है ना, जिसके लिए पाबंदी लगी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिंग का, बच्चा है लड़का है या लड़की, उसके लिए कानून बनाया हुआ है, तो ये उससे रिलेटेड मैटर है। पुराना क्या था? पुराने में अभी इसको हम लोग सती प्रथा पढ़ते हैं। सती प्रथा में क्या था? महिला अगर आदमी मर गया तो उसको क्या कर, जिंदा महिला को जला देते, चाहे वो तड़पती थी, कुड़ती थी, फिर उसके बड़े-बड़े ढोल पीटे जाते थे ताकि हल्ला-गुल्ला ना हो, और उसको जिंदा जलाए जाते थे। उसके ऊपर भी अंग्रेजों ने बाद में रोक लगाई। इस तरह के पहले मनुस्मृति के कानून में सारी उसको वो थे। और क्या था? एक्सप्लेन और करेंगे। विधवा एक उस समय शशि कपूर की फ़िल्में आई थी, बहुत पुराना, शशि कपूर नहीं, मतलब ये अभी मुझे याद नहीं, ऋषि कपूर की। पद्मिनी कोल्हापुरे था, बहुत पुरानी फ़िल्म है, और जिसमें वो पति कुछ मर जाता है तो विधवा करते तो क्या करते? मुंडन करते बालों। तो ये वो कुरीति है ना, समाज एक विधवा विवाह को उन्होंने वो पाबंदी लगा दी थी। क्या वो? इसलिए कि वो सब सारा जो चीज़ें किससे जुड़ी है, वर्ण व्यवस्था से जुड़ी हुई है। उनका क्या कहना चाहिए था कि ये वर्णाश्रम सिस्टम है, महिलाओं की वजह से ही बिगड़ जाता है। मतलब उन्होंने उनको ने क्या बोला, इवन पाप योनि बोला है, मतलब उनके धर्मशास्त्र में पाप योनि बोला गया है। अच्छा, आप बताइए कि ये 5 तरह की महिला है। एक मतलब एक जो माँ है, जन्म देने वाली माँ एक बहन होती है ना? एक बहू होती है, बेटी होती है ना? ये इस तरह की महिलाओं को उन्होंने आधार बनाया वर्ण व्यवस्था के लिए। और आधार का एग्ज़ाम्पल मैं अगर संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, तो ये आधार क्यों बनाया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण बनाए। वर्ण में क्या किया? महिलाओं का आधार कैसे बनाया? उन्होंने बोला कि ब्राह्मण जो महिला है, वो नीचे वाले वर्ण से शादी नहीं कर सकती, क्षत्रियों से, वैश्यों से और शूद्रों से। अतिशूद्र की गिनती नहीं, अनटचेबल की तो गिनती ही नहीं है वर्णाश्रम। केवल जो वो जो महिला है, ब्राह्मण से शादी कर सकती है। पुरुष को क्या बोला? नीचे वाली सारी महिलाओं से शादी कर सकता है। अब क्षत्रानी को क्या बोल दिया? अब क्षत्रानी को क्या बोल दिया कि नीचे वाली वर्ण से वो नहीं कर सकते शादी। वही हम वही चीज़ें जो हम लोग बनिया जिसको बोलते हैं, क्षत्रिय मतलब वैश्य जिसको बोलते हैं, वो भी महिला को बोल दिया, शूद्र को बोल दिया शूद्र में ही शादी करेगी। यानी महिला को पाबंदी लगा दी विवाह प्रथाओं में। और दूसरी बात क्या की? और आप और थोड़े ब्राह्मणिकल सिस्टम में जाएँगे, कन्यादान। कन्या को मतलब कोई वस्तु है, कोई प्रोडक्ट है जिसको दान किया जा सकता है। तो ये ऐसी बहुत सारी जो कुप्रथा हज़ारों साल से चली आ रही थी, तो इसीलिए इसका आर्टिकल 15 में जो सब बातें आई, धर्म, जन्म, मूल, लिंग, स्थान के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मैं 1-2 सब्जेक्ट महिलाओं को लेकर ये बात, अगर दूसरा सब्जेक्ट लेंगे तो अनटचेबिलिटी का और बड़ा वाइड हो जाएगा। एजुकेशन का लेंगे तो बहुत बड़ा वाइड हो जाएगा। ये चीज़ है। जी। अ, जी सर, आपके विचार इस पर सुने। इसका उद्देश्य ये रहता है कि हम उस आर्टिकल में क्या लिखा है वो तो जानें, लेकिन उसका एक समालोचनात्मक विश्लेषण कर पाएँ और आपके उसके समक्ष विचार क्या हैं, बस इतना जानना हमारा लक्ष्य है। बाकी बराबर। मैं उसमें कुछ आधार ऐड करूँ, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। नहीं, नहीं, अब बराबर, हम ठीक है, आगे ठीक। जी। अब हम इसी अनुच्छेद में देखते हैं, तो हमको ये देखने को मिलता है कि पहले कह दिया गया कि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन फिर एक सकारात्मक पक्षपात की बात आती है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। तो अगर इस प्रकार के प्रावधान किए जा सकते हैं, तो वो कुछ हम मान सकते हैं कि वो भेदभाव होगा, लेकिन उसको कहा गया सकारात्मक भेदभाव या सकारात्मक पक्षपात। तो सर, उस पर सकारात्मक पक्षपात क्या होता है? वो उस पर संक्षिप्त टिप्पणी। नहीं, ये शब्दावली आप बोल रहे हैं सकारात्मक पक्षपात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज तो मुझे नहीं लग रही कहीं ऐसा वर्ड है आपने जो पढ़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी जी। कभी इसको यूज सुप्रीम कोर्ट तो वहां जो बदमाश जजेस बैठे हैं ना, वो गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। मैं कभी कभी उनको अच्छा बोलता, कभी बदमाश ही बोलता हूँ। इसलिए बोलना पड़ता है कि सबसे ज्यादा जो पावरफुल है भारतीय संविधान है। संविधान की जो ब्राह्मण जजेस बैठे हैं गलत व्याख्या करते हैं। सकारात्मक नकारात्मक, अरे भाई वही शोषण हो रहा है किसी महिला को, तो आप उसमें सकारात्मक कैसे बोल सकते हो? वहां तो क्लैरिटी होना चाहिए, क्लैरिटी होना मैं चाहिए। स्पष्ट कर देती हूँ। नहीं, संविधान में ये लिखा गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है सरकार, है ना? हाँ करना चाहिए, उसके डेवलपमेंट के लिए करना भी है। ये तो उनके लिए गाइडलाइन है, निर्देश है, आर्टिकल्स में दिए गए हैं। उसको आप समय समय पर आर्टिकल उस हिसाब से जो आवश्यकताएं पड़ेगी तो उसके लिए कर उसी सकते का हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ संक्षिप्त में। नहीं मतलब अगर हम देखें हिंदू मैरिज एक्ट बोलो या क्रिश्चियन एक्ट, दूसरे मैरिज एक्ट से लेकर है, या जो स्पेशल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लॉ है, अन्य जो मैरिज एक्ट है, इसके अलावा गार्जियनशिप एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट भी बने हुए हैं। ये तो सारे प्रोटेक्शंस के लिए है ना, बच्चे महिलाओं के लिए, बच्चों के प्रोटेक्शंस के लिए सारा गार्जियनशिप एक्ट। ये सारे संविधान के बाद में जो संसद को पावर दिए गए हैं, तो वो सारा उनके हिफाजत के लिए है, सुरक्षा के लिए है, और ताकि मानवीय मूल्य का उनको रक्षात्मक रहे और वो सारा जीवन जी सके। इसके लिए सारे प्रोटेक्टिव मैटर है। सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाए जाते हैं, उनके लिए, बच्चों और महिलाओं के लिए सारी चीज, संरक्षण बोल सकते हैं उसको उस चीजों में। अगर सकारात्मक जो शब्द किस रेफरेंस ने प्रयोग किया मुझे नहीं मालूम। मैं तो कभी-कभी सारा बोल देता हूँ कि बदमाश जज है, और इसलिए बोल देता हूँ कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है संविधान के खिलाफ आए। ताकि मैं लोगों को बताती हूँ लगेगा कि ये इसका वैसे बोलते हैं, संविधान की गलत व्याख्या करते हैं, गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, और गलत इंटरप्रिटेशन करके वो अपने आप को सुप्रीम कहते हैं। तो मैं सुप्रीम शब्द के लिए संविधान के अंतर्गत क्या है, सुप्रीम इज ए सुप्रीम कोर्ट, नॉट ए सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट इज ए पार्लियामेंट इज ए सुप्रीम। बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जिसने पार्लियामेंट में खारिज किया है। बैलेंसिंग ऑफ द पावर है संविधान के अंतर्गत, बैलेंसिंग ऑफ द पावर है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। संसद को पावर दिए गए हैं, विधायिका को पावर दिए हैं, और अपने कार्यपालिका को पावर दिया है, जुडिशियल पावर, न्यायपालिका को पावर दी है। लेकिन बैलेंस है, कोई इस एक दूसरे से कोई ऊपर नहीं है। राष्ट्रपति अगर सीजेआई को शपथ दिलाता है तो सीजेआई वापस राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर कहीं कोई जजमेंट गलत हुए है तो वहां के संसद में जाके उनका महाअभियोग लगाया जा सकता है। ये चीजें हैं, बैलेंस ये सब पावर यहाँ मतलब इसका मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा सुप्रीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है। अगर कोई गलत इंटरप्रिटेशन अगर सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं तो कंटेम ऑफ कोर्ट की बात तो दूर है, कंटेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हम ये एज ए लीगल पर्सन, हमें लॉयर, हमें बोल सकते हैं। तो अगर हमारे बोलने से अगर कोई कंटेम ऑफ कोर्ट नहीं हो सकता, हम तो बोले कंटेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जी। और इस शब्द का जो प्रयोग मैंने मतलब जिस तरीके से इसका इस्तेमाल देखा पड़ा, वो ये था कि सकारात्मक पक्षपात का मतलब ये होता है कि उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है, क्योंकि एक तरीके से अगर महिलाओं को और बच्चों को विशेष सुविधा दी जा रही है तो वो एक तरीके का पक्षपात है, लेकिन वो ज़रूरी है उनके डेवलपमेंट के लिए, तो वो सकारात्मक पक्षपात है। तो इस संदर्भ में उस शब्दावली का यूज़ किया। जी सर। नहीं, पक्षपात शब्द उसमें ठीक नहीं बैठता है। अंग्रेजी शब्द जो होगा शायद अनुवाद में कुछ गड़बड़ आया होगा, क्योंकि कोई भी हम लोग पॉजिटिव लीगल में। जी, कौन सा वर्ड है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। नहीं, डिस्क्रिमिनेशन शब्द नहीं आ सकता। जिसने भी लिखा होगा वो जजमेंट पढ़ना पड़ेगा, वो गलत है। वो जज को हम लोग सही नहीं मानते। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, हाउ टू मीनिंग में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं हो सकता ना उसमें। आप कैसी वो गलत व्याख्या करते हैं, संविधान को गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। मैं इससे सहमत नहीं। जी सर, हमको यही चाहिए, आपकी मौलिक विचारधारा क्या है? आपके मूल विचार हम समझ सकें, यही हमारा इसका उद्देश्य है, और आप रख रहे हैं अपने विचार, मूल इसके लिए विचारधारा है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब से हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की है, समता, सदनता, बंधुता और न्याय पर आधारित देश और समाज की रचना करना है, और जो देश के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट निर्माण हो, वैज्ञानिक सोच पैदा हो, इसके लिए सारी जो चीजें की गई, और 75 साल लागू होने के बाद भी वो सारी चीजें, सरकारें, सारी एजेंसियां आज भी फेल है। फेल इसलिए है कि वैज्ञानिक सोच का निर्माण नहीं हो पाया। जैसे आज मेघराज सिंह जी अगर कनाडा में बैठे हैं, या माही अम्बेडकर जी अगर अमेरिका में है, तो वहाँ ये सब धतकर्म अंधविश्वास नहीं चलता है। वहाँ के लिए सख्त कानून बने हुए हैं, और वहाँ की बुक्स, वहाँ का सिलेबस, वहाँ का एनसीईआरटी की किताबें, वहाँ का जो भी एजुकेशन सिस्टम है, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वो वैज्ञानिक सोच पैदा करता है। और यहाँ बोलता है कि नहीं, वो तो हनुमान जी है ना, सूरज को निगल गए। तो बच्चा क्या पढ़ेगा, कैसे सोच पैदा होगी उसके अंदर?
इसलिए संविधान की वो सारी भावनाओं को देखते हुए हमको ये बोलना पड़ता है। इसमें किसी की भावना हर्ट नहीं होती, कोई धार्मिक भावना नहीं है ये गैर वो चीज़ है, नॉन साइंटिफिक एलिमेंट हम ये कह सकते हैं। सर अब हम आगे बढ़ते हैं। मानिक जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपना माइक और कैमरा ऑन रखें ताकि हम आपसे विचार ले सकें आपकी। जी सर। अब हम आगे बढ़ते हुए अगले अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 16। तो वो हमें जो सरकारी नौकरियां होती है उनमें एक तरीके से समानता की बात करता है। सर क्या है आर्टिकल 16? ये जो 16 आर्टिकल 16 है, इसमें जो शासन की जो सर्विसेज से सेवा है उसके समक्ष अपॉर्चुनिटी की बात है, अवसर की समता, अवसर की समानता में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये लिखा गया कहा गया है। मतलब धर्म, लिंग, वंश, मूल, जन्म स्थान या उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे का मतलब क्या है कि जो मुख्य धारा जिसको आम भाषा में बोला जाता है, जिसमें मुख्य पद होते हैं, चाहे प्रशासनिक पद है जैसे आईएएस, आईपीएस से लेकर जुडिशियल से लेकर सारा क्लास 1 ऑफिसर से लेकर क्लास 4 तक जो शासन प्रशासन का जो तंत्र है, इस सिस्टम में इन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये प्रोविजंस है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटीज के लिए। अब इस संदर्भ में मुख्य बात क्या आती कि अभी जैसे साथी ने प्रयोग किया रिजर्वेशन, तो लोग रिजर्वेशन को गलत समझते हैं। रिजर्वेशन में एम्प्लॉयमेंट समझते हैं, मतलब ये रोजगार है। ये जो आर्टिकल कहता है कि ये रोजगार नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है। जनसंख्या के अनुपात में आपकी हिस्सेदारी, आपकी भागीदारी, शासन प्रशासन में आपकी हिस्सेदारी। तो इस आधार पर जिस समुदाय की जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ये कहता है। और उसके साथ कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। इवन क्या लिखा है उसमें, बेस उसका जो बेस है वो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस, शिक्षा और सामाजिक स्तर से वो पिछड़ापन है। इसके लिए उसको वो कुछ उसमें आगे बढ़ाने के लिए कुछ, क्योंकि जिस बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल कोई देहात से बच्चा है, गांव से बच्चा है, हमारे शहरों जैसा उनके पास एटमॉस्फेयर नहीं है, वो बड़े अच्छे सीबीएसई के स्कूल में नहीं पढ़ा है, गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है, वो एनवायरनमेंट नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, उस तरह का एटमॉस्फेयर में नहीं है, तो बच्चा कहाँ से कॉम्पीट कर पाएगा जो सारी चीजें पढ़े हुए बच्चे से। इसलिए वो प्रोविजंस है कि वो बच्चा को भी वो अवसर दिया जाए कुछ मास में ये छूट करके। इवन जॉब में आने के बाद भी उसमें ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन में भी वो चीजें दिया जाए। लोग इसका विरोध करते भाई हजारों साल की परंपराएं हैं, तो ये चीजें हैं। आज देखिए एक पीढ़ी को वो मिला, दूसरे पीढ़ी ने, तीसरे पीढ़ी आज तो कई गुना आगे बढ़ गई। अब उनको तो सुदामा गुना मिल गया, अब उन्होंने बंद कर दिया। हमारे समय में तो बोलते थे कि ये तो कोटे वाले लोग हैं। तो ये इनकी मेंटेलिटी दर्शाता है कि एक मैं इस संदर्भ में एक वो बताना चाहूंगा। 19 जैसे संविधान लागू हुआ 1960 के आसपास, जब हमारे लोग सेवाओं में नहीं गए थे सर्विसेज में, तो वो उनके ज्योतिराव फुले इनको बोलते थे कलम कसाई लोग हैं। जो बड़े अधिकारी बैठे हैं ना, ब्राह्मण अधिकारी, बढ़िया अधिकारी, जो कलम कसाई, वो एक कलम से लिखते थे कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल, मतलब सुटेबल। मतलब क्या है कि वो योग्यता की बात करते ना, वो मेरिट्स की बात करते, तो क्या लिखते थे, कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल। फिर थोड़ा थोड़ा हमारे लोग पढ़ लिख के 70 के दशक में, 80 के दशक में आए, तो फिर क्या बोलते थे, कैंडिडेट आर अवेलेबल, दोज आर नॉट सुटेबल। फिर उनको लगा कि 70, 80 के 90 के दशक तक तो हमारे लोग बैंकिंग में, सारे सेक्टर में, इवन प्रशासन में, आईएएस, आईपीएस सारी जगह आने लग गए, बैंकिंग सेक्टर में आने लग गए। तो उनको लगा ये तो जनसंख्या तो बहुत है, तो बहुत आने लग गए। फिर उन्होंने पॉलिसी बदल दी, ये जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं ना, 91 से पॉलिसी बदल गई। 10 साल और 24 साल और 35 साल से गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई। निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, प्राइवेटाइजेशन, स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन, सारे इसका प्राइवेटाइजेशन। अब कर लो, अब कहाँ से रजिस्ट्रेशन मांगोगे, कहाँ प्रतिनिधित्व मांगोगे, ये स्थिति हो गई। मतलब संविधान में बातें लिखी होने के बावजूद भी सारी पॉलिसियों में चेंज करने से हमको वो रास्ते सारे बंद कर दिए गए, जो आज लोग शासकीय नौकरी की तलाश की बात करते हैं। ये भी इसलिए अवसर पर बताना जरूरी है कि संविधान में तो लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत में कुछ है बचा नहीं।
हाँ सर, और जी आर्टिकल 16 ही वह अनुच्छेद है जिसमें पहली बार आरक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये जो आरक्षण है, जैसे कि आपने बहुत सारी बातें बताई रिजर्वेशन के बारे में, अगर इसको 2 शब्दों में 2 लाइन में अगर परिभाषित करना हो, तो किस प्रकार से किया जाए? मतलब संक्षिप्त में अगर मतलब कोई दो कहे दो शब्दों में आरक्षण मतलब ये जिसको अंग्रेजी में रिजर्वेशन बोलते हैं, रिजर्वेशन बेसिकली नॉट ए एम्प्लॉयमेंट, दिस इज ए ओनली रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, रिप्रेजेंटेशन है जनसंख्या के अनुपात में, ये फंडामेंटल राइट्स इस संदर्भ में समझना होगा। अब नौकरी तो उससे ज्यादा लोग कोई भी लोग आज जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल कंपनी बड़े बड़े पैकेज में नौकरियां करते हैं, लेकिन आपको वहां सेफ गार्ड्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स नहीं है वहां पर। वो मालिक टाटा बिरला अंबानी है और ये मल्टीनेशनल कोई भी जिसको आप बोलते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट या जो भी कंपनियां हैं गूगल, तो वो इसमें क्या कर सकता है, कभी भी नौकरी से हटा सकता है। तो वो नौकरी की सेफ्टी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव सेफ्टी नहीं है। लेकिन यहाँ जो भी आईएएस बना, आईपीएस बना या प्रशासनिक अधिकारी बना, कोई एग्जाम पास करके बना, तो उसके पास वो कोर्ट में जाने का राइट्स है उस तरह का। तो वो चीजें इतनी आसानी से नहीं हटता, तो इस संदर्भ में इस बात को समझना होगा। जी जो आपने वो लाइन कही ना, ये कोई क्या बोला था, रिजर्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन है, ये रिजर्वेशन इज नॉट ए एम्प्लॉयमेंट, नॉट एन एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन एंड इज ए रिप्रेजेंटेशन इन बिहाफ ऑफ आवर सोसाइटी। यस। तो ये लाइन है ना, बहुत वाइड है, मतलब इसका जो मतलब है बहुत इसका अच्छा मतलब समझ में हिंदी में आता है। है कि रिजर्वेशन आप जिस समुदाय से आते हैं, आप अनुसूचित जाति से आते हैं, आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं, आप अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, आपका भागीदारी, आपकी हिस्सेदारी, आपकी जनसंख्या जो समुदाय में जनसंख्या है उसके अनुपात में आपको वहां की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाती है। 15% अगर अनुसूचित जाति की जनसंख्या है भारत में, तो उनकी 15 पद वहां रिजर्व है। अगर अनुसूचित जनजाति के 7.5 पद है भारतीय लेवल पर, तो वहां 7.5 पद रिजर्व है। अभी ओबीसी की गिनती नहीं हुई, तो ये अभी तक उलझा हुआ है मामला। 1932 के बाद से उनकी जनसंख्या गिनती नहीं हुई, जानवरों की गिनती हुई, घोड़ों की गिनती हुई, गधों की गिनती हुई, लेकिन इंसान की गिनती नहीं की। अंग्रेज लोग करते थे। सर जी, अब जैसे 1931 इसमें के बाद में जो मैं बताना चाहता हूँ, इसको पूरा क्लियर करूं ताकि जो हमारे दर्शक है पूरी बात सुन लेना। 1931 के बाद अंग्रेज लोग जनसंख्या सबकी करते थे, गिनती करते थे, गिनती नहीं की। अभी जो आंकड़े आते हैं ना, ओबीसी 52% है, वो 1931 का आंकड़ा है। अब उसी की लड़ाई चल रही है ओबीसी 70 साल बाद। 1932 से आप देखिए 90 साल कितने हो जाएंगे, 22-24 चल ही रहा है। कितनी पीढ़ियां इसमें बर्बाद हो गई। ये एक एक लाइन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर है। 90 साल में 3-4 पीढ़ी बर्बाद, 20 साल में एक कोई बच्चा बड़ा होता है और उसको नौकरी पाने में 4-5 पीढ़ियां बर्बाद कर दी इनके इस तरह की व्यवहार के कारण। जी आप बताएं। जैसे ये आरक्षण का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा है, इसके अंतर्गत बहुत सारे मुद्दे आते हैं, तो एक-एक मुद्दे पर मैं आपके संक्षिप्त छोटे-छोटे विचार इस पे लेना चाहूँगी ताकि हम सारी चीज़ों को कवर कर पाएँ। तो जी सबसे पहले तो हम यही यही देख सकते हैं कि जो आरक्षण है, कई बार कहा जाता है कि किस आधार पर दिया जाए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको इकोनॉमिक आधार पे दिया जाना चाहिए, कोई सोशली बैकवर्डनेस पर, कोई एजुकेशनली बैकवर्डनेस पर, कोई जातिगत आधार पर। तो किस आधार पर दिया जाता है और किस आधार पर दिया जाना चाहिए, आपके उस पर क्या विचार है? सर इस पर भारतीय संविधान में आर्टिकल 15(4), 16(4) पे सारी डेफिनेशन दी गई है। इसके ग्राउंड जो बना, इसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं। आर्थिक आधार ये ब्राह्मणों की सोची समझी साजिश है हमारे लोगों को मूर्ख बनाने की। और इसमें जजमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है ना, वो 1992 के बाद में जो क्रिमिनल और सारी जो लागू किया है, सुप्रीम कोर्ट की देन है, जानबूझ के इसको डाला गया है। और एक दूसरी बात है, इसमें आप देखेंगे सीलिंग है, 50% की सीलिंग है, 50% ज्यादा नहीं, ये भी सुप्रीम कोर्ट की बदमाशी है। मैं इसलिए वो शब्द प्रयोग किया स्टार्टिंग में कि जो वहां बैठे हुए जज बदमाश है। वो संविधान सब ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता, सब पढ़ते लिखते, लेकिन वो जानबूझ के बदमाशियां करते हैं ताकि हवा बनाया जाए मीडिया के माध्यम से। जो क्राइटेरिया, इकोनॉमिक क्राइटेरिया संविधान में बिल्कुल नहीं है। वहां शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन की बात, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन की बात है, और इसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बिल्कुल बात नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से सारा चीजें चल रहा है और सरकारें उसको मान रही है। ये इसमें डाला नहीं गया है। इसमें ये जरूर डाला गया है बाद में अमेंडमेंट्स करके कि वो जो 50% का जो सीलिंग लगाई गई है ना, 50% ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, वो लागू किया गया है। लेकिन इसका एक आपको अपवाद मिलेगा दक्षिण भारत के
उसमें आप तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ 70% बहुत पहले से लागू है, वो 9th शेड्यूल में डाले, संविधान के 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। जी मानिक जी, आप अवेलेबल है? मानिक जी, जी मैडम। अब आरक्षण के मुद्दे पर आपके क्या विचार है? यानी कि जो आरक्षण की हमने अभी जितनी भी चर्चा की है, तो अब हम आगे ये जान सकते, जैसे अभी हमने जाना कि किन आधारों पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो आप किन आधारों का समर्थन करते हैं? कि क्या आधार होने चाहिए जिससे कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो सचमुच में सही तरीके से मिल पाए सभी को और एक समावेशी विकास की धारणा के साथ समाज एक साथ आगे बढ़ पाए? आरक्षण मैडम, ये जो है ये शब्द थोड़ा हल्का आता है, तो जो हमारे मिलिंद वानखेड़े साहब ने जो बोला है कि इसको जो रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण शब्द है। और रिप्रेजेंटेशन वर्गों के जो हिस्सेदारी है उनकी जनसंख्या के आधार पर जो दिया गया है, क्योंकि एससी 15% है, एसटी 7.5% है, और ओबीसी जो 1931 के जनगणना के अनुसार 52% है। इनका जो रिप्रेजेंटेशन है ये जनसंख्या के आधार पर इनको मिलता है, लेकिन वास्तव में इनको नहीं मिलता। चाहे एससी का 15% अगर जनसंख्या है और इनको 15% अगर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, प्रतिनिधित्व दिया जाता है, लेकिन भारत की सरकार में अभी संविधान लागू होने में 75 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन 15% जो नौकरी में आरक्षण हो या रिप्रेजेंटेशन हो या विशेष नौकरी में, अभी तक ये बैकलॉग पूरा नहीं हुआ। बड़े मुश्किल से 15% जो रिप्रेजेंटेशन है, बड़े मुश्किल से 7 या 8% पूरा हो चुका है मैडम। अभी भी आधा हिस्सा जो है ये बचा हुआ है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो 1 अगस्त को जो निर्णय दिया इनने, जो इनने अपनी दलील दी है, तो ये वास्तव में ये असंवैधानिक था। तो ये सामाजिक जो कुरीतियां है, जब तक सामाजिक कुरीतियां समाप्त नहीं होती तब तक ये रिप्रेजेंटेशन का मामला बना रहेगा। क्योंकि इस समाज के लोग कितने भी बड़े हो जाए, चाहे देश का राष्ट्रपति बन जाए, इनके साथ सामाजिक स्तर पर बड़ा भेदभाव होता है, जबकि ये भेदभाव का अंत सर, मैं आपके भारत के संविधान में। बात- इसी में एक और चीज ऐड कर देती हूँ कि आप ये बताइए कि जो आरक्षण है उसकी मतलब जो जरूरत है वो क्या है? क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि आरक्षण किस लिए दिया गया, किस लिए शुरू किया गया। तो आप उस पृष्ठभूमि को अच्छे से रख दीजिए, मतलब अच्छे सरल शब्दों में आप अगर समझाएंगे तो समझ पाएंगे। जी मानिक, मुझे पूछ रहे हैं। नहीं मानिक जी, फिर मैं आपको मैडम, आरक्षण ये समाज स्तर का हिस्सा को कि आर्थिक आधार है, लोग आर्थिक आधार पर जो है इसको नहीं दिया जा सकता। सर आपकी आवाज इसलिए आर्थिक स्थिति की बात अगर होती है तो आरक्षण के लिए सेकेंडरी सामाजिक स्तर को उठाने का एक महत्वपूर्ण एक साधन है, और सामाजिक स्तर के आधार पर ही आरक्षण दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। जी मैडम। धन्यवाद मानिक जी। मिलिंद जी, जैसे कि मानिक जी से हमने पूछा कि किन आधारों पर हम ये मतलब दावा कर सकते हैं कि आरक्षण दिया जाना चाहिए, यानी कि आरक्षण की आवश्यकता के संदर्भ में हमने अभी उनके विचार लिए। तो सर आपसे मिलिंद जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आरक्षण की आवश्यकताओं के जो बिंदु है आप उनको फिर से एक बार बता दीजिए, और उसके साथ ही क्या इस पर कुछ सीमा होनी चाहिए? जैसे अभी 50% की सीलिंग की आपने बात की, तो वो सीमा होनी चाहिए या नहीं, या फिर कितनी होनी चाहिए?
अभी 50% नहीं की सरकार वो 50% की जो सीलिंग डाली गई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार है, वो गलत चीजें है, उसको 9 शेड्यूल में डालेंगे तो वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। एक्चुअली आरक्षण 100% होना चाहिए, हम उसके पक्ष में, क्योंकि इसकी संभावना को देख, सिंपल सा एक एक लाइन का कहना है, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब सवाल इस है बात का कि समर्थन जी 50% सीलिंग गलत है। 50% सीलिंग का जो सुप्रीम कोर्ट ने मामला लाया वो रोकने के लिए, हमारे लोगों को रोकने के लिए लगाया। अब यहाँ बात केवल हिस्सेदारी की नहीं है, यहाँ बात होना चाहिए ओवर रिप्रेजेंटेशन किसका है, जनसंख्या से अधिक कौन, किसने ज्यादा ओवर रिप्रेजेंटेशन किसका है। यहाँ बात अभी जो चालू हो गई है, मतलब चर्चाओं में आ गई है, और बहुत सारे संगठन इस बात को तवज्जो दे रहे हैं कि भागीदारी किसको नहीं मिली, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन कौन ज्यादा रोटी खा गया है जनसंख्या के हिसाब से। अगर आप कार्मिक मंत्रालय के आंकड़े अगर आप उठा के देखेंगे, आईएएस आईपीएस के जितने पद है उसके हिसाब से कितनी जनसंख्या है, तो आपको मिलेंगे आंकड़े 80-90% उनका मिलेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति कितने हैं वो मिलेंगे। इवन हम जिस जुडिशरी से हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, हाई कोर्ट के जजेस है, कितने वर्ग के बने हुए हैं। केवल बात यहाँ तक ही नहीं है, बात है जो शासन का बजट बनता है, भारत सरकार का जो बजट है, भारत सरकार के अलावा हर राज्यों के जो बजट है, उस बजट में कितनी हिस्सेदारी है। इसके अलावा केवल बात इतनी ही नहीं है कि केवल नौकरियों का मामला है, बात आती है डाइवर्सिटी की बात आती है। डाइवर्सिटी ये कॉन्सेप्ट है अमेरिका वगैरह से, आप वहां देखेंगे, वहां जो गोरे और कालों का भेद चला, तो क्या हुआ उद्योगों में कितना है, कितनी अभी आप देखते कि इतना इतना जो भारत सरकार, वो जो बड़े बड़े उद्योगपति उनका लोन माफ कर देती है। मतलब एक छोटा छोटा किसान अगर 50 लाख 1 लाख का लोन लेता है, उसके घर में कुर्की करती है, और लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का बिजली माफ कर देते हैं, कोई उनके लिए वो कर देते हैं। हमारे लोग उद्योगों में कहाँ है, बिजनेसेस में कहाँ है, ये भी फार्मूला है उससे संबंधित। ये सारी चीजें केवल ये नहीं है कि एक आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, अधिकारी बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर हो गया, सारी चीजें। ये ये कितना है, मुश्किल से 2% है नौकरियां सरकार की, 2% है। ये डाइवर्सिटी का फार्मूला है, हिस्सेदारी का मसला है। चाहे हिस्सेदारी का मसला है, फिर आपको जमीन का बंटवारा करना पड़ेगा, संसाधनों का बंटवारा करना पड़ेगा, खनिज संपदाओं का बंटवारा करना पड़ेगा, उद्योगों का बंटवारा करना पड़ेगा, मतलब हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। तब जाके आप संपूर्ण विकास की बात कर सकते हैं देश के अंदर, जब सुनिश्चित कर सकते हैं कि विकास विकास ये नहीं होती नदी पहाड़ों बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े हो गए और इधर दूसरे लोग भीख मांग रहे हैं, और वो 10 करोड़ से ज्यादा लोग घुमंतु जातियां, बिल्कुल जिनके कुछ डॉक्यूमेंटेशन तक नहीं बने हैं, ऐसे 10 करोड़ लोग है घुमंतु जातियां। तो ये बहुत सारी देश के अंदर जो प्रॉब्लम है, इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए उस कॉन्सेप्ट में बड़ी चीजें आई है। तो इस संदर्भ में हमको वाइड रूप से समझना पड़ेगा, तब जाके सार्वभौमिक विकास जो संविधान की भावना है, हम उसको खरे उतर सकते हैं। मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो भाई साहब बोल रहे थे ना भी मेरे वानखेड़े जी। देखो जो आपने जी। बोला इसमें कि जो इतने लोग जुडिशरी में ये जो अपना को ब्राह्मण कहते हैं या बहुत सारे अलग अलग अपने हमारे पास भी लिस्टें भी है बहुत सारी, कह रहे इसमें इतने ब्राह्मण है, इतने उसमें पुलिस में इतने हैं कि इंस्पेक्टर, मतलब हर हाई लेवल पे ये बैठे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये देखिए, मैंने इतना बोलिए बोलिए। देखा है कि इसका कारण ये है कि ये जो लोग हैं अपने बेईमानी के काम को पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी, पूरी दृढ़ता से करते हैं, और हम क्या करते हैं, हम तो अगर हमें थोड़ा सा भी किसी ने पीछे खींच लिया ना, अगर तुम अच्छे काम को क्यों कर रहे हो, तो हम उसकी तरफ ध्यान ज्यादा देंगे। इसने हमें कहा क्यों, अगले काम पर ध्यान नहीं दे, हम कर क्या रहे थे उसको भूल जाएंगे, उसको पीछे हटाना शुरू कर देंगे। जो जो हमारे पीछे लगा उसको, अरे भाई हमने अपने काम के साथ में कभी ईमानदारी नहीं बरती है, हमने कभी दृढ़ता नहीं बरती है, हम जुबान के कच्चे भी हैं, ईमान के कच्चे भी, वक्त के कच्चे भी हैं, हम तो अधमरे पड़े हैं। तो अधमरे इंसानों को कौन कामयाब दे देगा? अगर बाई चांस आधे जो अधमरा इंसान उसको कोई पदवी दे भी दी, तो क्या कर लगे, क्या करेंगे उसको? अगर अधमरा इंसान करेगा क्या बैठकर वहां पर? तो बात ये है कि हमें अपने अंदर काबिलियत कितनी है देखें। अगर काबिलियत है भी, चलो मतलब 100% मतलब या 50% मतलब सुधरे हुए हैं भी, मतलब मान लो, तो सुधरों ने किया क्या अब तक? जो सुधर गए हैं उन्होंने, जो 50% और हैं जो नहीं सुधरे उनको लूट कर खा लिया, और जो दूसरे अगर आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी टांगा खींचने में लगे आधे से ज्यादा।
तो हम तो खुद की बर्बादी के खुद जिम्मेदार हैं। अभी उन्होंने देखो उनकी उनकी रिस्क उनका इनका रिस्क देखो आप 85% मानते हैं आपको 85% के ऊपर बैठे हैं, वो 15% बैठे हैं। उनको डर इस बात का भी है कि भी अगर पलटा लग गया तो 85% ऊपर आ जाएंगे, हम नीचे बैठ जाएंगे आकर के। तो ये उनको डर भी है, लेकिन वो पूरी दृढ़ता से फिर ही बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? दिन रात मेहनत करते हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं कैसे इनको दबा के रखना। एक मतलब आपके सामने एक बिल आता है कि शूद्रों को इनका आरक्षण छीन लो। अभी हम उसको क्या उसको तोड़ने में लग जाते हैं, हमारी जो है ताकत वेस्ट हो जाती है। हम उसको तोड़ने में कम से कम भी वो 2 रुपए का बिल लेकर आते हैं, हमारे पास 2 करोड़ रुपए खर्च करवा देते हैं वो, हैं? फिर उनके पास में क्या होता है, वो तो प्लान बनाकर बैठे हैं कि ये इससे बाहर निकलेंगे तो दूसरा ले आएंगे, तीसरा ले आएंगे, चौथा ले आएंगे, पांचवा ले आएंगे। मतलब इस तरह वेस्ट कर देंगे हमारी जो एनर्जी है, दिमाग की एनर्जी, पैसे की एनर्जी, वक्त की एनर्जी को इस तरह वेस्ट कर देंगे, उसका पता लगेगा किधर गई है। तो फिर पीछे क्या रहेगा? तन्हाइयाँ और एक दूसरे को कोसते रहते हो, तुमने क्या किया और हमने क्या किया है। तो इससे बाहर निकलने के सिर्फ एक ही इलाज है इसका। जब तक हम अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, जुबान के पक्के नहीं होंगे, ईमान के पक्के नहीं होंगे, वक्त के पक्के नहीं होंगे, तब तक हम अपने समाज के लिए ना कुछ कर पाएंगे, ना अपने जीवन के साथ में कुछ कर पाएंगे, ना अपने लोगों को कुछ दे पाएंगे। तो मैं इतना चाहता हूँ बहुजन समाज अगर राज करना चाहता है तो आज ही अपने ईमान के ऊपर पक्का हो जाए, अपनी जुबान के ऊपर पक्का हो जाए और अपने वक्त को संभाले। तो मैं 5 साल के अंदर गारंटी देता हूँ तख्ता पलट कर रख देंगे सिस्टम का। तो ये देखें कितने लोग हैं, अभी आप गाँव खेड़ी आप आते हैं, अपने कितने लोगों को फोन करते हैं रोजाना, हमारे भी इसमें हर हफ्ते इस प्रोग्राम में है, कितने दमदार आदमी मिले अब तक आपको, हैं? सबके सब अधमरे हैं, अंदर बोलते कुछ हो रहा करते कुछ है। तो अधमरे लोगों को तो पावर दे भी दे तो कौन संभालेगा? तो मैं चाहता हूँ कि अधमरे नहीं पूरे जागरूक बन के चले, तभी कामयाब होगा। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल। इन विचारों से एक बात समझ में आती है कि जो सशक्तिकरण है स्वयं का, वही समाज में आपको आगे ले जाएगा। तो सशक्त होना जरूरी है। मतलब लाठी के सहारे आगे बढ़ा तो जा सकता है, लेकिन कब तक बढ़ा जा सकता है? वो जब तक रहेगी लाठी तब तक। लेकिन सशक्त अगर खुद हो जाएंगे तो अपने पैरों पर खड़े होकर चल। जी सर। नहीं, अब हम मतलब इस मुद्दे मेघराज से सिंह जी की बात से मैं इसलिए सहमत हूँ कि उनका कहना है कि जो जो लीडरशिप है या जो भी सामाजिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल या जो अधिकारी, जो हमारे लोग हैं, अगर लीडरशिप को हम जिनको अब आज भी हम जिनको महापुरुष बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर, बुद्धा से लेकर, सम्राट अशोका के लेकर, जो महापुरुष बने, उनका आप डिसिप्लिन देखिए, उनका कमिटमेंट देखिए, उनको अपने आप में वो चीजें हैं। तो वो जो अपने अंदर करेज पैदा करता है, उससे जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो उनको किसी को बोलना नहीं पड़ता कि उनको क्या करना है। उनके पास समय की कमी होती है, उनके पास काम बहुत होता है, और वो जो टास्क है, वो उनके पास जो लक्ष्य है, उसके पीछे वो लगते रहते हैं, रात दिन लगे रहते हैं और उसको पीछा करते रहते हैं जब तक पूरा ना हो जाए। इस संदर्भ में जो कमिटमेंट है हमारे लोगों का, वो जो ये बताना चाहते हैं कि अभी जो जो भी हम जैसे ब्राह्मण का नाम लिया था, वो बेईमानी का काम भी ईमानदारी से करते हैं, क्योंकि करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग कुछ ये जो उन्होंने कहा ना कि ये छोटा-मोटा एक बिल आ गया, छोटा-मोटा जजमेंट आ गया, ऊर्जा खर्च कर दी फॉर अभी 21 अगस्त को, करोड़ों रुपया खर्च हो। बात सही, वो टेस्ट करते रहते हैं। अब हमारा क्या है कि हमारे जो लोग हैं ना, क्या बोलते हैं, वो उस तरह के उलझे हुए हैं, एक-दूसरे को लीडरशिप नहीं है, लेकिन अभी वो चीज़ें मुझे लगता है कि बदलाव आ रहा है। हम नेगेटिव बात ना करके कुछ चीज़ें आ रही है। हमारे लोग भिड़ने वाले लोग तैयार हो रहे हैं। अब ये जो लड़ाई है, देखा जाए, मेरा अपना अनुभव है, जो लड़ाई चालू की बाबा साहब ने, वो पीढ़ी चली गई। दूसरा पीढ़ी में जो बामसेफ बना, जिसमें दीना माना जी, कांशीराम साहब और खाबड़े साहब थे, वो 3 लोग थे, वो निकले, तो कारवां आगे बढ़ा। कारवां आगे बढ़ा तो एक कई राज्यों में सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी की, और उससे संबंधित जो विचारधारा लोहिया और सारा जो आप देखते हैं, चाहे आप समाजवाद की बात को, समाजवादी पार्टी का उस तरह से है, कुछ लालू जी उसके उधर है, वो लीडरशिप ले बहुजनों की लीडरशिप हुई। मैं जो बताना चाहता हूँ, इधर आपके पंजाब में अकाली दल, सारी चीजें हुई। तो ये चीजें कोएलिशन कॉम्बिनेशन वो टक्कर तो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनके गुनाह 3% होने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, वो संगठित है। हम लोग 85 जनसंख्या में हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकल रूप से उतने नहीं है। हम लोग अगर वो 3 से अगर 9% भी इकट्ठा हो जाए तो उनका काम हो जाएगा। वो लड़ाइयाँ जो है, मांस कभी भेड़-बकरियाँ नहीं जीतती है। जो आप लड़ाइयाँ देखते हैं ना, इतिहास में जो लड़ाइयाँ हुई है, तो वो इतिहास, वो कमिटेड जो फाइटर लोग हैं,
किसी का भी आप उदाहरण देख लें, तो कम गिने-चुने लोगों ने लड़ाई लड़ी और वो जीते हैं। तो वो अभी पैदा हो रहे हैं, हम नेगेटिव नहीं है इस बात को लेकर, अभी तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो पॉजिटिव है और लोग होगा। जनरेशन की लड़ाई है, पहले गिने-चुने लोग हैं जिनके नाम लेते थे, अभी हज़ारों लाखों लोग पैदा हो गए हैं। अंडरस्टैंडिंग से काम चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है, मेरा एनालिसिस वर्तमान। वैचारिक वैचारिक मतभेद नहीं है ज़्यादा, मतभेद दूर आर्टिकल हो रहे हैं 16 अपने आप में, कर रहे हैं लोग। जी। आर्टिकल 16 से हमारी जो चर्चा निकल कर आई उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमने चर्चा की। अब हम थोड़ा आगे बढ़े। अब हम आर्टिकल 17 की बात करेंगे जो डायरेक्टली बस इतना बोलता है कि अस्पृश्यता का अंत और किसी भी रूप में अगर अस्पृश्यता की जाती है तो वो दंडनीय अपराध होगा। तो सर ये अस्पृश्यता मतलब किस तरीके से चली आ रही है और क्यों ऐसा होता है? और इस संबंध में सबसे पहले हम माणिक जी आपके पास आते हैं और उसके बाद फिर सर। आर्टिकल 17 का क्या महत्व है? माणिक। जी मैडम, आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत चाहता है। जो जिसको छूत और अछूत की बात जहां आती है तो आर्टिकल 17 इसको मतलब टोटल निषेध करता है। छूत और अछूत की बात जो आती है तो इसका निषेध करता है। अगर किसी ने तो कोई मतलब जाति सूचक बोलता है या उसको हीन भावना से देखता है तो ये कानूनन अपराध है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज भी हो सकती है और जो एससी एसटी एक्ट का जो कानून है ये भी इस पर दायर हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जी। मिलिंद जी, अब ये जो हमने आर्टिकल की बात की, मेरी बात मीना जी, बंद हो मैं गई। एक मिनट बात ऐड कर देना चाहता हूँ थोड़ी सी। ये भाई साहब बोले ना कि अछूत को मतलब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। इसमें क्या है ना, देखो, जिन्होंने हमें अछूत बनाया है या भंगी बनाया है, चमार बनाया है, वो तो ठीक है, वो तो बेवकूफ आदमी थे, महामूर्ख थे जिन्होंने हमें बनाया है। लेकिन क्या हमने अपने आप को भंगीपन से बाहर निकाल दिया? क्या हमने अपने आप को चमारपन से बाहर निकाल दिया? क्या हमने अपने आप को अछूत मानना बंद कर दिया? हम तो खुद तो अपने आप को चमार कहते हैं, भंगी कहते हैं। लेकिन अगर कोई हमें दूसरा बोल दे कि हम भंगी है, चमार हो तुम, तो फिर क्या करते हैं? वो खिज मरते हैं, इसके ऊपर टूट पड़ते हैं, इनको तुमने हमें ऐसा बोला क्यों? अरे भाई, आप तो खुद उसके अंदर फंसे हुए हैं, तो दूसरा आपको कैसे निकालेगा उसमें? तो ये मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी हमें। हमें अपने आप को इंसान का, दूसरा हमें इंसान नहीं बोलता है, तो हमने अपने आप को तो उसकी बात तो सुन ली हमने हमने वो इंसान नहीं समझता। हम अपने आप को क्या समझते हैं? कभी सोचा हमने अपने आप को क्या मान लिया? हम तो उनके कहने पे आंखें बंद करके मान लिए हैं उनकी बातें, चाहे वो ज्ञान लोगों ने फैलाई है, मूर्ख लोगों ने फैलाई है, तो उनकी बातें हमने सच मान ली। लेकिन अपने ऊपर यकीन नहीं है कि हम इंसान भी हैं, हम हमें सब कुछ कर सकते हैं, हम ताकतवर इंसान हैं। हमारे ऊपर जो तशद्दुद हो रहे हैं उसका कारण क्या? कभी ढूंढा है? तो उसको ये जो ताकत हमारे लोगों की जो बिखरी पड़ी है, तो जब तक हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे और किसी के साथ लड़ाई लड़ेंगे? जो इंसान हवाई जहाज की रफ्तार से चल रहा है लड़ाई लड़ने के लिए, और हम चल रहे हैं साइकिल पर, जैसे साइकिल की रफ्तार में चल रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब साइकिल की रफ्तार से हवाई जहाज की लड़ाई कैसे लड़ेंगे हैं? कैसे लड़ेंगे? वो दिन रात मेहनत करके हम फंसाने चक्कर में लगे और हमारी रफ्तार कीड़ी वाली बनी हुई है। हम भी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कैसे जाएंगे? कैसे लड़ेंगे? तो जब तक उसी रफ्तार पे जाकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, रफ्तार बढ़ने में सिर्फ एक ही मकसद होता है कि इंसान को अपने आप को स्वतंत्र करे, अपनी सोच को अपने सोच को डेवलप करे। ये सोच जो है ना, सच और ईमानदारी से डेवलप होती है। झूठ बेईमानी से इंसान की सोच जो गर्क हो जाती है। तो ये ब्राह्मण जो भारत में बैठे हैं, ये सबसे बड़े विश्व में अधर्मी इंसान है, इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। हमने कई बार स्टेटमेंट भी दी पहले है। तो इनको धर्म का ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके आश्रय में चल के हम भी अधर्मी बने रहे। तो उनसे बाहर निकलना हमारे लिए बहुत आसान रास्ता है, सच्चाई ये बांधा निकाल सकती है। तो ये देखिए कि हम अपने आप को इंसान समझना शुरू करें। कोई हमें क्या बोलता है उसको बोलने दें। मूर्ख आदमी है, कोई बेवकूफ़ भी हो सकता है, तो उसके कहने में हम ना चलें। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने अधिकारों को, अपने अपने अपनी लड़ाई को खुद लड़ें, ना कि दूसरों को करें कि उसने हमें मार दिया, उसने हमें काट दिया, उसने हमें छीन लिया, उसकी ताकत ने छीन लिया। आप भी छीन लो, क्या दिक्कत है? छीन के दिखाओ। तो ताकत अपने अंदर है। तो जब तुम मैंने एक और बोलते हैं कि आरक्षण छीन रहे हैं,
वो आरक्षण छीनने के लिए बहुत सारे प्लान बनाते हैं। हमने आरक्षण उनको देने का क्या प्लान किया? वो तो छीनने का प्लान करते हैं। हमने उनको आरक्षण दीजिए ना। आप आरक्षण देने वाले बने, ना कि लेने वाले बने। अगर राज करना चाहते हैं भारत में, तो आरक्षण उनको दीजिए। 15% के उनको 15% बनता आरक्षण, हम उनको 20% देंगे। आप गद्दी से लग जाएं और भक्ति करें, मस्ती रहें, मस्त रहें, खुश रहें और घर में बैठकर आरक्षण खाएं और राशन दे फ्री का, सब काम फ्री का दें। या इनको अगर नहीं रहना चाहते हैं जैसे भारत वाले के साथ में, जैसे मूल निवासियों कहते हैं इनके साथ में नहीं रहना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। उनको एक राजस्थान में एक ऐसा एक खिता दे दें जहाँ पर इनका नाम रखे, गोबरस्तान नाम रख देंगे लगेगा। अब एक गोबर से बहुत प्यार करते हैं, तो उनको उसका नाम दे दें उस खिते का, तो वहां रहें, मस्त रहें और वो उनको खाने को भी दें, पीने को भी दें। तो ये देखें कि उनकी जो फैलाई हुई गंदगी है, हम लोग अपने दिमाग से कब बाहर निकालेंगे, अछूतपन को कब निकालेंगे, चमारपन को कब निकालेंगे, भंगीपन को कब निकालेंगे। और ये ओबीसी के जो लोग हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो अज्ञानता के अंदर ये डूबे हुए लोग हैं। एसटी एससी ओबीसी के लोग, एसटी एससी के जो लोग हैं, वो तो खैर कहीं ना कहीं आंखें बंद करके दौड़ रहे हैं, लेकिन ओबीसी के लोग कंफ्यूज हैं, ये खड़े हैं, ये सोचे किधर को जाए, शूद्र को पीछे जाए या ब्राह्मणों को पीछे जाए। तो ये भी इनको भी क्लियर करना पड़ेगा कि जाना किधर है जो है। तो जहाँ पर फायदा है वहां जाए, नुकसान के पीछे मत जाए। ब्राह्मणों के पीछे तो हमेशा नुकसान हुआ है। 5000 साल से देख लो, नुकसान को उठा देख लो, पिछला हिस्ट्री कभी भी फायदा नहीं हुआ। हाँ, अगर अपने लोगों के पास जाएंगे तो शायद फायदा हो। थैंक यू सर। जी। मिलिंद जी, अब आप इस विषय पर अपने विचार रख सकते हैं और इसके साथ ही ये भी मेंशन कीजिए कि कौन-कौन से जो एक्ट बने हैं जो इस आर्टिकल को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि संविधान में संसद को ये पावर दी गई है कि वो एक तरीके से ऐसे कानून बना सकती है जो अस्पृश्यता का निषेध करते हो। तो संक्षिप्त में अपनी बात की पूरी जो आर्टिकल 17 है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो है अस्पृश्यता का अंत होता है, इतना आर्टिकल है। संसद ने पहला कानून बनाया एबोलिशन अनटचेबिलिटी एक्ट 1954 में, 55 में लगभग बना है। तो ये चलता रहा। उसके बाद लगभग 40 साल, 1989 जब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो आया 1989, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बना, लगभग 40 साल बाद बनाया। और उसमें बहुत सारे, बहुत छोटा एक्ट था, लगभग मैंने भी उस पर काफी काम किया है। और उसके बाद लगभग वो धाराएं मेरे को रटी हुई, 3110 से लेकर 22 धारा का एक्ट था। बहुत सारी जो फैक्ट फाइंडिंग होती है प्रदेश में, लगभग इंडिया में घुमा हूँ, तरह तरह की एट्रोसिटी होती है। नाम क्या है उसका? प्रिवेंशन करना, एट्रोसिटी को प्रिवेंट करना है, नहीं होने देना है। लेकिन फिर भी एट्रोसिटी बढ़ती गई। उसके रूल्स फ्रेम करने में इन्होंने लंबा समय लगा दिया, 5 साल लगा दिए। 89 में एक्ट पास हुआ, 1995 में उसको रूल बने। उसके बाद उसका जो ट्रेनिंग सेशन है, पुलिस को देना है, वकीलों को बताना है, या न्यायपालिका को उसका होना है, कई वर्ष लगे। उसके बाद सारा आंदोलन चले, मूवमेंट चले, तो तब जाके कुछ कन्विक्शन आने लग गया। लेकिन आज भी कन्विक्शन वो रेट नहीं है उसका। फिर कुछ सिविल सोसाइटीज के ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, तो उस तरह का अब एक डाटा सामने आया। यूनाइटेड नेशंस में गए लगभग 2003 1 के आसपास, और सारा चीजें बातें रखी गई। और उसके आधार पर फिर उसमें अभी 2015 में अमेंडमेंट्स हुआ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में। और आप देखते हैं कि पिछले बार भी जो सुप्रीम कोर्ट ने गलत इंटरप्रिटेशन किया उस एक्ट का, उसको कमजोर किया। बहुत सारे जो प्रोविजन नहीं होने के बाद भी कानून में, एंटीसिपेटरी बेल देने का प्रोविजन नहीं होने के बाद भी बेल दिया, और ऐसे को लेकर और बहुत सारी अभी जजमेंट भी आए। तो उसको लेकर 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हुआ, जो हमारे 13 लोग शहीद हुए उसमें। तो ये लोग तो वो अटैक हमारे ऊपर करते रहेंगे, लेकिन फिर भी वो चीजें आगे बढ़ती रही, और उसमें अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। अभी वो जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ यो एक्ट, उसको मजबूत करने की दिशा में बहुत सारा काम करना बाकी है। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाल रहे हैं, एजिटेशंस भी कर रहे हैं, और इवन हम लोग भी अभी कुछ हमारे एनआरआईज है, उसकी बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, कुछ पीआईएल डाल रही है। क्योंकि जो स्पेशल कोर्ट तो बने, स्पेशल थाने बने हुए हैं, लेकिन स्पेशल कोर्ट में जो जजमेंट आ जाना चाहिए 60 दिन में, जैसे पॉक्सो का जजमेंट आता है बच्चों के साथ जो अत्याचार होता है, 60 से 30 दिन में जजमेंट आ जाता है। तो ऐसा इसमें भी प्रोविजन है, लेकिन 3 साल, 4 साल, 5 साल में फैसला आता है, दबाव बनाया जाता है। तो अभी भी बहुत सारा मजबूती करने के लिए जरूरत है। अभी वो वीकनेस है, बहुत कमजोर है। तो आज के डिस्कशन में हमने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की और कुछ निष्कर्ष भी मिले होंगे समाज को, और साथ ही आपकी विचारधाराएं समाज के सामने रख पाई।
इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ रहे हैं। माणिक जी और मिलिंद जी, आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद। साथ में जो दर्शक हमें अब तक देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस सीरीज को स्पॉन्सर करने वाले रवि माहे अम्बेडकर जी और दिलबाग सिंह जी का बहुत आभार। और इसी के साथ हम अपनी आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि अगले एपिसोड में आप और अधिक बातों के बारे में जान पाएंगे और साथ ही समाज में और चेतना जग पाएगी। तो इसी नोट के साथ यहीं इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। जय संविधान माता।